ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने जितना एरिया कवर किया था, मेरा विश्वास है कि आप लोग उतनी चीज़ों को डाइजेस्ट करके आ रहे होंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं 5 क्वेश्चन से, सीधा आते हैं पॉइंट पर और फिर हम स्कीम की बात करेंगे। आइए, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के लिए प्रभारी को आमिल कहा जाता था। 2, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। पॉइंट 3, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। रीजनिंग है, मतलब आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग अंडर दिल्ली सल्तनत द official in charge in revenue was Amil. The ICTA system existed right from, it was an ancient institution and existed right from ancient period. And third, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। The post of मीर बख्शी came into existence during the period of खिलजी rulers. सो दे आर द चॉइसेस एंड आपको उसमें सॉल्व करना है। चॉइस ए में केवल 1 है, बी में 1 और 2 है, सी में केवल 3 है और डी में 1, 2 और 3 है। मैक्सिमम डी है। और कंफर्म कर लो। कुछ सी भी है। सी, ये क्वेश्चन का उत्तर मैं स्टूडेंट्स ए होना चाहिए था, चॉइस ए। क्योंकि आप याद करो कि हमने आपको बताया था सल्तनत काल में शिकदार और आमिल। तो आपने महसूस किया होगा कि एक तो परगना में उसमें जो सरकार के वो शिक के स्तर पर शिकदार है और शिकदार के साथ जो राजस्व से जुड़ा हुआ अधिकारी वो आमिल है। और यहां आप देखते हो दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। ये प्राचीन देशी संस्था नहीं है, एकता प्रणाली बाद में डेवलप हुआ और तुर्क लेकर भारत में आए थे। और मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो आपका उत्तर केवल 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापना किया। आर्य विभाग की स्थापना की। मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। ए, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग की स्थापना की। बी, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मीन्स अलाउद्दीन खिलजी लेड फाउंडेशन ऑफ अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्यज। बलबन स्टार्टेड द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़े को दागने की प्रथा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल एज अ रूलर। एंड फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। अभी 4 चॉइसेस हैं, इसको आप देखिए। बी और डी, बट मैक्सिमम डी है। मैक्सिमम डी है ना, यही आपका सही उत्तर है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का, देखो ये भी गलत है। अब देखो, आर्य विभाग की स्थापना बलबन ने की, आपको याद होना चाहिए। घोड़ों को दागने की प्रथा जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स थे वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा नहीं, उसका भाई बैठा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और डी है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई थी। अब 4 विभाग है, इसमें से 3 विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है और 1 विभाग की स्थापना उसके द्वारा नहीं की गई। आपको उसको छांटना है, यानी सिलेक्ट करना है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड व्हिच नन।
डी। चॉइस नंबर बी, दीवाने वकूफ। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स थोड़ा आपका मेमोरी टेस्ट ले रहा हूं, जरा आप दीवाने वकूफ में नाम टाइप कर सकते हैं कि किसने इसको एस्टेब्लिश किया था दीवाने वकूफ को, ताकि मैं देखूं कि आपको याद है या नहीं। दीवाने वकूफ की स्थापना किसने की थी? खिलजी। किस खिलजी? देयर आर सो मेनी खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, यस, गुड, जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने वकूफ ये दीवाने मुस्तकराज का अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो, कल मैंने आपको जागीरदारी मनसबदारी पढ़ाई थी, याद होगा आपको, और जागीरदार और जमींदारों का संबंध बताया था। आज इस क्वेश्चन को आप करेक्ट करना, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा था। मुगल काल में जागीरदार और जमींदार के विषय में निम्नलिखित में क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रूथ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जागीरदार एंड जमींदार अंडर मुगल्स? पॉइंट 1, जागीरदार सरकारी अधिकारी होता था और जमींदार ग्रामीण कुलीन। मीन्स कि जागीरदार वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर व्हाइल जमींदार वॉज अ रूरल नोबल। दूसरा, जागीरदार को राज्य की ओर से तनख्वाह मिलता था और जमींदार को राजस्व से कमीशन। जागीरदार यूज्ड टू ड्रॉ सैलरी फ्रॉम द स्टेट व्हाइल जमींदार जस्ट एज ए कमीशन इन देयर कलेक्टेड रेवेन्यू। एंड पॉइंट नंबर 3, जागीरदार का पद एक निश्चित अवधि के लिए होता था और जमींदार का पद वंशानुगत होता था। द पोस्ट ऑफ जागीरदार वॉज just you can say for some specified period, but that of jamindar was, you can say, hereditary. So you have to find out the choices. And 3 स्टेटमेंट है और आपका आंसर आ रहा है चॉइस ए में केवल 2 और 3, बी में ओनली 1 and 2, सी में 1 and 3 एंड डी में 1, 2 and 3. बी फास्ट। सी और डी आ रहे हैं, बट मैक्सिमम डी है। क्या है? डी। यस माय स्टूडेंट्स, कमेंडेबल। मुझे मनसबदारी जागीरदारी कल मैंने आपको पढ़ाया था और लास्ट में पूछा था कितना समझा, तो आप में से अधिकांश लोगों ने बताया 60%, और मैं थोड़ा आपको ज्यादा उम्मीद कर रहा था, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को आपने करेक्ट कर दिया। डी, 3 के 3 करेक्ट है, मतलब कि आपने जमींदार और जागीरदार के रिलेशनशिप को समझ लिया है, यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट वन, मुगल काल में मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था? हु यूज्ड टू अपॉइंट मनसबदार्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड? चॉइस है ए बादशाह, चॉइस बी दीवाने आला, चॉइस नंबर सी मीर बख्शी, चॉइस नंबर डी अधिकारियों का समूह। बी केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन। ए आ रहा है। चॉइस नंबर ए। सी। यस, सी भी है, बट ए है। A is the correct answer. My student, just try to recall. Mir Bakshi used to make a recommendation, but at the recommendation of Mir Bakshi, the final authority was Badshah himself, who used to appoint मनसबदार्स। मतलब मीर बख्शी के रिकमेंडेशन पर जो बादशाह है वो फाइनली मनसबदारों की नियुक्ति करता था। आपका उत्तर होना चाहिए बादशाह। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, कमेंडेबल। पहला क्वेश्चन में शायद गलती हुई थी, जहां तक मुझे ध्यान है। क्या मिस्टर अंकुर? पहला क्वेश्चन में गलती हुई थी, उसमें लगता है आप कंफ्यूज कर गए, अदरवाइज आप उसको कवर कर लिए होते। अब चलिए हम उस पॉइंट पर आ जाते हैं जहां कल हमने इकोनॉमी पर छोड़ा हुआ था, और उसमें हमने सल्तनत तो कवर कर दिया था। आज हमें मुगल की तरफ बढ़ना है। तो देखिए, अब यहां पर आता है, पहले हम लोग कृषि की बात करते हैं, शिल्प और तकनीकी की बात करते हैं। जैसे आपने कृषि के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपको मैंने सब कुछ कवर करके दिया हुआ, शिल्प और तकनीकी के बारे में पढ़ा होगा, और फिर आपने वाणिज्य व्यापार के बारे में पढ़ा होगा,
नगरीकरण तो इकोनॉमी में इतनी चीजें हैं। और मैंने अंकुर आज जो मैटर भेजा है वो टाइमली इन लोगों को मिल गया है, Yes. क्योंकि आज आपको समाज और संस्कृति पर मैंने मैटर भेजा है, याद करिए। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए मैं पहले इकोनॉमी फिनिश करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आप उसके साथ उन मैटर की चर्चा करता हूं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं मुगल काल में। तो जब मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की बात होगी तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था तो देखो, कृषि अर्थव्यवस्था सल्तनत काल में भी बेहतर थी और मुगल काल में भी बेहतर है, बल्कि सल्तनत काल से ज्यादा ही बेहतर है। क्योंकि मुगल काल में राज्य के द्वारा जो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो अटेम्प्ट किए गए हैं, वह अटेम्प्ट आपको सल्तनत काल में नहीं दिखता है उतना बढ़िया। लेकिन चलिए एक चीज तो भारत के पक्ष में है, जो आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि भारत की मिट्टी उपजाऊ है। अगर भारत की मिट्टी की तुलना आप यूरोप से करोगे तो यूरोप की तुलना में भारत की मिट्टी कहीं उपजाऊ थी। दूसरी बात, यहां मिट्टियों की विविधता है। तो मिट्टियों की विविधता होने के कारण आप देखोगे इस काल में बहुत सारी फसलें, बहुत सारे फसलों की खेती होती है। मिट्टी उपजाऊ है, बहुत सारे फसलों की खेती होती है। जैसे आप यही तुम देखो कि अबुल फजल के आईने अकबरी में आपने देखा होगा उसका दृष्टांत कि अबुल फजल के आईने अकबरी में कहा गया है कि लगभग 19 से 21 रबी फसलें होती थी। माने 19 से 21 रबी फसलों का जिक्र है। और 17 से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सल्तनत काल का नगरीकरण बचा हुआ है। अच्छा, सल्तनत काल का नगरीकरण बचा हुआ है। चलो कोई नहीं, तो पहले हम तुमको सल्तनत काल का नगरीकरण बता देते हैं, तब आते हैं मुगल काल में सल्तनत कालीन नगरीकरण। अब देखिए, सल्तनत काल में तो नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब मैं आपको बताऊं कि नगरीकरण बढ़ेगा, नगरीकरण को गति मिलेगी। अब नगरीकरण को क्यों गति मिलेगी? तो एक पहलू तो इसमें यह आता है कि जो तुर्क शासक वर्ग के लोग आए हिंदुस्तान में, तो उनकी संख्या हिंदुस्तान में उतनी ही थी जितनी सब्जी में नमक। तो अब उनको अपने सुरक्षा कारणों से जहां पर राजा का महल होता, पैलेस होता, उसी के आसपास वे सैनिक शिविर स्थापित करते ताकि राजा को प्रॉपर सुरक्षा मिले। और वहीं पर आकर मुस्लिम जनसंख्या बसती थी। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो राजा का जो राजधानी है, पॉलिटिकल कैपिटल है, तो सुल्तान की राजधानी ये नगर के रूप में डेवलप कर गई। जैसे दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, ये सब बेहतर नगर के रूप में राजधानी यानी कैपिटल जस्ट डेवलप्ड एज इंपॉर्टेंट टाउन और बिगर टाउन। जो दूसरा जो ये है, दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू यह है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अमीरों को इक्ता दिया गया। तो इक्ता का भी अपना मुख्यालय होता था, और इक्ता का जो मुख्यालय है वहां पर मुक्ति होती थी स्थापित, मुक्तियों की सेना होती थी, और फिर आसपास मुस्लिम जनसंख्या बस जाती थी। तो ये उत्पादन पर आधारित तो देखो नगर नहीं है, क्योंकि देखो उत्पादन पर आधारित नगर यह होता है जो कोई स्पेसिफिक चीज के प्रोडक्शन के लिए नगर बने। लेकिन यह नगर कैसा है? तो खपत पर आधारित है। शासक वर्ग के लोग रह रहे हैं, वो दूर दराज से टैक्स की वसूली कर रहे हैं, टैक्स को ला रहे हैं, और उस टैक्स खर्च हो रहा है। तो दुकानें खुल रही है, व्यापार बढ़ रहे हैं, शासक वर्ग के द्वारा
लग्जरी गुड्स के डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं। तो जो इक्ता का मुख्यालय है वो भी नगर के रूप में विकसित हो गया, जैसे लखनऊती, मुल्तान, ये सब इक्ता का मुख्यालय भी नगर के रूप में विकसित हो गया। इसके बाद देखो, एक माना जाता है कि इस्लाम का नेचुरल झुकाव नगर की ओर होता है, क्योंकि इस्लाम नगर को प्रगति का द्योतक और गांव को प्रगतिहीन मानता है। तो इस्लाम का भी नेचुरल झुकाव है वो नगर की तरफ है। तो जहां मुस्लिम जनसंख्या बस्ती थी, तो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर कस्बा या नगर वहां पर स्थापित हो जाती थी। कस्बा या नगर, ओके, कस्बा अथवा नगर जहां मुस्लिम जनसंख्या बस्ती थी। उसके बाद तुम देखोगे कि जब तुर्क लोग आए तो कुछ नवीन प्रौद्योगिकी लेकर आए। तो उन नवीन प्रौद्योगिकी के कारण भी तुम देखोगे, जैसे खैराडी सूती वस्त्र के लिए, बयाना नील के प्रोडक्शन के लिए, तो कुछ एक दो ऐसे नगर डेवलप हुए जो उत्पादन के आधार पर ही विकसित हुए। जैसे खैराडी सूती वस्त्र के लिए डेवलप कर गया, बयाना नील के लिए डेवलप कर गया। तो विशिष्ट उत्पादन पर आधारित भी नगर बन गए। फिर आप पांचवा फैक्टर देख सकते हैं, कुछ सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने नगरों को स्थापित किया। जैसे आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में सुना होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगर बसाए थे। वो नगर था जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार फिरोजा, फिरोजपुर, हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा, फिरोज शाह कोटला। तो कई अनेक नगर बनाए उसने, तो उनके माध्यम से भी नगर को प्रोत्साहन मिला। उसी प्रकार से तुम देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने झाइन नामक नगर बनाया। राजस्थान में झाइन नामक नगर स्थापित किया था। उसको शहर ए नौ बोलते थे, झाइन को, जो अलाउद्दीन खिलजी ने डेवलप किया था। इसके बाद क्या है कि देखो, वह समय है जब मुस्लिम जगत में तुर्कों का हमला हो रहा था। तो जब मुस्लिम जगत में तुर्कों का हमला हो रहा था तो एक अच्छी खासी तुर्क जनसंख्या बाहर से आ रही थी। क्योंकि इस्लामी जगत में मंगोलों का हमला हो रहा था, उसमें मंगोल आक्रमण का समय था। तो मंगोल आक्रमण के कारण एक बड़ी संख्या में विद्वान, कलाकार, सूफी संत, ये सब हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे। तो इनके हिंदुस्तान में आगमन के कारण कुछ कह सकते हो कि सांस्कृतिक नगरों का विकास हुआ। मतलब सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित नगरों का विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित नगरों का विकास हुआ, क्योंकि विद्वान, सूफी संत, उलेमा इस्लामी जगत से मंगोल आक्रमण से घबराकर परेशान होकर हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे। तो सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित नगर। तो सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित नगर। तो इस तरह से तुम देखते हो कि नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला है। आपको मैंने मैटर में दिया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं इसलिए यहां पर डॉट कर देता हूं बोर्ड पर कि उससे आपको पढ़ने और समझने में थोड़ी सुविधा होगी। वैसे आप देखते हो कि मैं पहले कंटेंट भेजता हूं, फिर उस टॉपिक पर कवर करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका लिमिटेशंस है। आप लेक्चर सुनोगे भूल जाओगे, इसलिए अकेला लेक्चर पर मुझे भरोसा होता नहीं है। तो मैं आपको इसलिए प्रायर स्टडी मटेरियल दे देता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होती कि उतने को आप पढ़िए। देखो, मैं एक आपको रियलिटी बताता हूं कि एक्चुअल जो स्टूडेंट्स का महकमा होता है उसमें लोगों को बहुत कम जानकारी होती है और सिस्टमेटिक जानकारी तो बिल्कुल नहीं होती है। तो पहले आप लोग इस बात से खुश हो जाइए कि आपको सिस्टमेटिक जानकारी मिल रही है, और ये जो 2-3 पेज के जो डेली जा रहे हैं या अल्टरनेटिव डे जा रहे हैं, तो आपको मात्रा कम दिखती है, लेकिन जब सबको मिला दोगे सारा मैटर को, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी मिल गई। इससे ज्यादा जानकारी आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हो। उससे ज्यादा जो जानकारी होती है वो लोग ट्राई करते रहते हैं, लेकिन भूलने के बाद उतने ही, मतलब इतना पर भी कोई नहीं होते। मतलब जितनी जानकारी आपने हासिल की है, इसकी 1/4 जानकारी भी लोग हासिल नहीं कर पाते। तो पहली बात तो आप लोग इतना करना कि जो पेजेज हमने दिए उसको अच्छे ढंग से आप डाइजेस्ट करिए। फिर मैं जब
ये पार्ट फिनिश करूंगा तो मैं आपको कुछ रिकमेंड कर दूंगा कि आपके अंदर अगर और भी पढ़ने का थ्रस्ट है तो मैं 1-2 बुक आपको रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन बस वह खाना पूर्ति ही होगी। आप अब जीवन में आपकी जो असली समझ है वो इसी मैटर से विकसित होगी। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा, अब आप कल्चर पढ़ रहे हो तो आपकी अवधारणा स्पष्ट हो रही है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी स्पष्ट हो जाएगी तो मुझे तथ्यों के लिए चिंता नहीं है। तथ्य आप बढ़ा सकते हो, तथ्य आप कम कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। कैसे कैसे चेंज हुआ उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो रहा है। संतोष पूछ रहे हैं कि सर क्या इस टॉपिक से मेंस में भी क्वेश्चन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने तो मेंस में नहीं बने। लेकिन मेंस में नहीं बनेंगे, जीएस में नहीं बनेंगे, ऑप्शनल में बनेंगे, जीएस में नहीं बनेंगे। जीएस में कल्चर पर आपको आना है। ये तो मैं प्रीलिम्स के लिए आपको जीएस में करवा रहा हूं। जीएस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये प्रीलिम्स के लिए है। और फिर जब कल्चरल पर आएंगे तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए है। तो अगर आप जीएस के लिए, ये जीएस के लिए है तो जीएस में इसका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन देखो 2 फायदे होते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जब तक आपकी समझ नहीं होगी तब तक कल्चरल की समझ डेवलप नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल से प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है, तो उस आधार पर आप कर सकते हो। अब कृषि अर्थव्यवस्था के बाद आप देखते हो, ये तो हो गया मुगल काल में। मुगल काल में हम लोग कवर कर रहे थे, मुगल काल में आ जाते हैं। तो मैंने बताया कि अबुल फजल ने मतलब फसलों का इतना प्रकार बताया कि उसने कहा कि देखो 19 से तो 21 प्रकार की 19 से 21 प्रकार का उसने रबी फसल गिना है और 17 से 21 उसने खरीफ फसल गिना है। रबी और खरीफ का तो अंतर समझते हो। और फिर आपको पता चलता है कि भाई मुगल काल में बहुत नई नई फसलें आई है। फसलों की विविधता इस बात की खासियत है। जैसे आप देखोगे इस काल में 17वीं सदी में कॉफी, पहले 17वीं सदी के आरंभ में 2 नई फसल आ गई नई दुनिया से। नई दुनिया मतलब अमेरिका से, एक तंबाकू, दूसरा मक्का। क्योंकि यूरोपीय कंपनियां नई नई फसलें ला रही थी, तो तंबाकू और मक्का ये फसलें आ गई। फिर इसके बाद आप आगे देखते हो तो आपको पता चलता है कि 17वीं सदी में कॉफी का प्रोडक्शन शुरू हो गया, कॉफी। और 18वीं सदी में आपको किन किन चीजों का प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो एक हुआ लाल मिर्च, रेड चिली जिसको बोलते हो। काली मिर्च तो हमको शुरू से ही चल रही थी आरंभ से, लेकिन लाल मिर्च बाद में आया यूरोपीय कंपनियों के द्वारा। रेड चिलीज, लाल मिर्च, टमाटर, 3 आइटम्स थे। लाल मिर्च, टमाटर और आलू, पोटैटोज, वो भी नई दुनिया से आई है। पोटैटोज का यूरोप में कितना इंपॉर्टेंस है पता है? तो अमेरिकी आलू आई तो केवल आप लोगों ने विश्व इतिहास में देखा कि भाई अमेरिका से इनको कीमती धातु मिला, लेकिन पता है आपको अमेरिका के कीमती धातु से कम महत्वपूर्ण आलू नहीं था। क्योंकि एक स्कॉलर ने यहां तक कहा है कि अमेरिकी आलू के कारण ही जो ये देश थे, इन देशों में माने यूरोपीय देशों में जो अकाल और फेमाइन की समस्या थी, जो भूखमरी की वो दूर हुई। आलू स्टेपल डाइट के रूप में काम किया। खैर एनीवे, फिर बहुत सारे बागवानी फसलें आई। काजू का 17वीं सदी से ही प्रचलन शुरू हुआ। फिर आप पपीता, अनानास, ये बहुत सारी फसलें आई। तो ये इस काल में। और एक बात आप और भी जान लीजिए कि मुगल काल में फसलों के साथ जैसे जब बागवानी फसलें आई तो एक नई चीज बहुत अच्छा डेवलप हो गई, जिस कारण से यहां पर हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी का काफी विकास हुआ। ये जैसे मुगलों के समय बहुत अच्छे तरीके से अब ग्राफ्टिंग होता था। ग्राफ्टिंग कहते हैं कलम लगाने की प्रथा। कलम लगाने की प्रथा समझते होगे, जैसे कोई फल है तो उसके एक डंठल से दूसरे डंठल को आप बांध दोगे तो कुछ समय के बाद उसमें एक तीसरी प्रजाति निकल जाती है, उसको कलम लगाने की पद्धति कहते हैं। तो मुगल काल में वह भी डेवलप हुआ। और मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट क्यों मुगल काल में मिल रहा है। तो देखो, दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने उत्पादन को बढ़ाने के माध्यम से अपने भू राजस्व को बढ़ाना चाहता। वो पहला सुल्तान था
जिसने स्पष्ट रूप में उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया था। लेकिन अफसोस यह हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो द्वाब में उसने खेती कराई, वो योजना उसकी विफल हो गई। तो उसकी इस पद्धति से आगे शेरशाह को प्रेरणा मिली। शेरशाह ने कृषि के विकास के लिए काम किया। तकावी ऋण आपने तो देखा था कि तकावी ऋण या सोनधर सबसे पहले किसने आरंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसी को शेरशाह ने आगे बढ़ाया। आगे अकबर के समय या मुगल काल में कृषि किसानों को विशेष रूप से सपोर्ट मिला। वो सपोर्ट पहले कभी नहीं मिला था। जैसे किसानों को ऋण तो दिया ही जाता था, और राज्य कृषि के विकास के लिए क्या बोलता था पता है? राज्य अमाल गुजार एक अधिकारी था, उसको कहता था कि नए नए गैर आबाद क्षेत्र को आबाद करो। बंजर भूमि को राज्य आबाद करता था, वहां पर नए किसानों को बसाता था। राज्य सिंचाई के लिए प्रयास करता था, किसानों को ऋण देता था। अमाल गुजारों को किसानों का मित्र कहा जाता था, और सरकार और परगना के स्तर पर कृषि के विकास के लिए बहुत काम किया जाता था। अब कहोगे सिंचाई तकनीकी में तो फारसी चक्र तो पहले से ही चला आ रहा था, और नहर सिंचाई भी पहले से ही जानते हो। उसमें मुगल शासकों में शाहजहां को नहर को बढ़ाने का या बनाने का श्रेय दिया जाता है। सतलज नदी से उसने नहर को और आगे बढ़ाया था, तो शाहजहां को यह श्रेय दिया जाता है। शाही नहर उसको बोलते थे। और जैसे ढेकुल या चरस, सिंचाई के लिए ढेकुल या चरस का प्रयोग। ढेकुल मतलब मैंने आपको यह बताया कि जैसे पानी का वाटर है, तो आपने कभी कुएं पर देखा होगा, कुएं का एक्सपीरियंस तो होगा, शायद गांव में देखा होगा या फिर टीवी में देखा होगा। जैसे कुएं में तुम देखोगे जो एक डंडा होता है, इसमें रस्सी बंधी होती है, उसमें बाल्टी बंधी होती है। तो उसमें आप एक गौर करके देखोगे कि वैसे अगर पानी नीचे से सीधा खींचोगे तो बहुत वजनदार कंटेनर में वाटर होता है। तो लेकिन वो क्या करते थे कि जो बल्ला है, जिस बल्ला में रस्सी बंधी होती थी, उसके पीछे के भाग में एक वजनदार चीज को बांध देते थे। वजनदार चीज को, वो लीवर प्रणाली पर काम करता था। फिजिक्स में लीवर प्रणाली पढ़ा होगा, उसके बेसिस पर काम करता था। तो क्या होता था कि उधर से जो वजन पड़ता तो इधर हल्का हो जाता। इसी को ढेकुल बोलते थे, ढेकुल या चरस। तो इसी को मुगल काल में इस ढेकुल को का उपयोग होता था और सिंचाई के काम के लिए। तो इस तरह से तुम देखते हो कि मुगल काल में कुल मिलाकर कृषि विकसित अवस्था में थी। अब कहोगे शिल्प या प्रौद्योगिकी। तो देखो, प्रौद्योगिकी में उत्पादन की प्रौद्योगिकी है, उसमें तो आप सल्तनत काल में आपने चरखा, करघा ये सब तो देखा ही था। मुगलों के काल में क्या होता था, कपड़ों पर बेहतर छपाई होती थी। छपाई के लिए ब्लॉक बनाया जाता था। और छींट का कपड़ा समझते हो? छींट का मतलब हुआ कि वो एक तो प्लेन कपड़ा हुआ, दूसरा उसके ऊपर बूंदा बूंदा जो छाप पड़ी होती है उसको छींट बोलते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक लगाकर अच्छी उसको दी जाती थी। इसके अलावा कपड़े पर जैसे साड़ी है या कपड़े, उस पर कसीदाकारी की जाती थी। कसीदाकारी का मतलब उस पर सोने चांदी का काम किया जाता था, वो भी मुगल काल में विकसित था। और फिर अकबर के समय बोलते हैं, जैसे अकबर के काल में आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, इन 3 जगह पर अकबर ने सबसे पहले कालीन बनाने की पद्धति विकसित करवाई। और ये कालीन बनाने की कला उसने ईरान से मंगाई थी। कालीन बनाना, कारपेट मेकिंग। बाद में वो दक्षिण भारत में वारंगल, मसूलीपट्टनम आदि क्षेत्रों में भी कालीन बनाने की तकनीकी फैल गई। तो ये सब कपड़ा में आप देखोगे कि कपड़ों, वस्त्रों के क्षेत्र में मुगल काल बहुत आगे था, और भारत का एक बहुत बड़ा कपड़ों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। इसके अलावा आपको और देखो, और प्रौद्योगिकी दिखती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अब बाबर के समय में क्या था, तोरेदार बंदूक चलती थी, तोरेदार बंदूक। और तोप में मैचलॉक तकनीकी चलती थी। मैचलॉक तकनीकी का मतलब हुआ कि आप उसमें एक, जैसे तोप में एक गोले रखने के बाद एक पलीता लगा देते हो। पलीता में आग लगती है तो पलीता धीरे 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 गोले के पास पहुंचता है। जो गोले के पास पहुंच जाएगा तो ब्लास्ट होगा। अकबर ने अपने कारखाने में फ्लिंट लॉक तकनीकी को इंट्रोड्यूस किया। फ्लिंट लॉक का मतलब ट्रिगर। जैसे आप पिस्टल में ही देखते हो, ट्रिगर दबता है तो गोली निकलती है। उसी तरह तोप में ट्रिगर दबता तो तोप की गोली निकलती, मतलब उसके लिए पलीता लगाने की आवश्यकता नहीं थी। वो बहुत अच्छा तकनीक था।
तो कुछ तकनीकी विकास हो रहा था, लेकिन नॉर्मली हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो तुर्की शासन काल में तकनीकी के प्रति जो आकर्षण था वह मुगल काल में नहीं रह गया था। आप कहोगे अकबर, तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर को आप अपवाद मानिए, क्योंकि अकबर की व्यक्तिगत रुचि तकनीकी की तरफ थी। इसीलिए जो प्रोफेसर इरफान हबीब हैं वो अकबर की तुलना रूस के शासक पीटर द ग्रेट से करते हैं, क्योंकि रूस का शासक जो पीटर द ग्रेट था उसको भी तकनीकी में बहुत ज्यादा रुचि थी, और जो अकबर है अकबर को भी तकनीकी में रुचि। तो इसी आधार पर प्राय पीटर द ग्रेट से अकबर की तुलना की जाती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि तकनीकी विकास, लेकिन बाकी जो मुगल शासक है उनको तकनीकी के प्रति विशेष रुचि नहीं है। अब यही आप देखिए जैसे जहांगीर है, तो जहांगीर को सर टॉमस रो एक ब्रिटिश यात्री था, वो आया था, तो सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक 12 पेंटिंग्स भेंट की। जहांगीर बहुत एक्साइटेड हुआ और अपने पेंटर्स को कहा कि भाई इस पेंटिंग्स की नकल बनाई, और पता है उसके पेंटर्स ने जो नकल बनाए उस पेंटिंग्स के, और रात में उसने जानबूझकर सर टॉमस रो को छकाने के लिए उसने उसको डिनर पर बुलाया और कैंडल की रोशनी में 12 जो पेंटिंग्स सर टॉमस रो लाया था और 12 उसके कलाकारों को ने जो नकल करके बनाई थी उन 24 पेंटिंग्स को रख दिया और कहा कि आप इसमें से सिलेक्ट करिए कि आप कौन लेकर आए थे यूरोप से। तो सर टॉमस रो नहीं पहचान पाया। उसके मतलब जो कलाकार थे जहांगीर के पेंटर्स इतने सिद्धहस्त थे और जहांगीर को पेंटिंग्स में इतनी रुचि थी, लेकिन वही सर टॉमस रो ने जहांगीर को घड़ी भी भेंट में दी थी, लेकिन जहांगीर ने उसकी नकल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तकनीकी के प्रति भारतीयों में प्राय रुचि नहीं थी। और यही कारण है कि यूरोप से पिछड़ते हुए चले गए और यूरोप आगे निकल गया, इसका एक बड़ा कारण है। अब देखते हो व्यापार, तो देखो अब जहां तक व्यापार कहोगे तो मुगल शासक यकीनन व्यापार में बहुत विकसित थे, इसमें हम कोई डाउट नहीं है कि जो मुगल शासक है वह व्यापार में विकसित है, क्योंकि विकसित होने की वजह है जो मैं आगे बताऊंगा। वैसे देखो पहले माना जाता था कि देखो वो मध्य एशियाई थे, मध्य एशियाई मतलब मंगोल पृष्ठभूमि से थे, तो व्यापार में उतनी रुचि नहीं होगी, एक पहले धारणा यह थी। लेकिन अब ये धारणा आई है कि नहीं, मध्य एशिया जहां से वो आए थे वो स्टेपीज था, घास का मैदान था, और वहां कृषि के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। तो आप जान लीजिए जहां कृषि विकसित नहीं होगी वहां के लोग अपने आप को बचाने के लिए व्यापार से आवश्यक रूप से जुड़ जाएंगे। जैसे आप अरब क्षेत्र ही देखिए, आपको मैंने अरब क्षेत्र में बताया था कि वहां जनजातियां बसती थी और अरब क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त था, तो क्या हुआ, वहां पर व्यापार का व्यापक विकास हुआ। तो इस तरह से आप देखते हो कि वहां पर व्यापार का विकास हुआ। तो आप मुगल काल में यहां पर अगर अकबर के समय भी देखोगे तो शिल्प और तकनीकी हुआ, कालीन बुनाई तकनीकी, बंदूक तुरेदार, ये सब मैंने दे दिया, ये सब को आप लोग एक बार पढ़ लेना ठीक से। और वाणिज्य व्यापार में मौद्रिकरण को विशेष प्रोत्साहन मिला, जैसे देखिए। लेकिन अब माना जाता है कि देखो वो मध्य एशियाई थे, और जब मध्य एशियाई जो लोग होते हैं वो मध्य एशियाई, उनके वहां तो कृषि के लिए अच्छा वातावरण नहीं है, तो ट्रेड में उन्होंने विशेष रूप से रुचि ली। अब कुछ कारक ऐसे हैं जो मुगल काल में विशेष रूप से व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं। एक तो है कि व्यापार के संचालन के लिए आपका मुद्रा का मानकीकरण करना आवश्यक है। आपको याद होगा सल्तनत काल में मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने मुद्रा का मानकीकरण किया था और वह स्टैंडर्ड क्वाइंस के रूप में टंका और जीतल चलाया था। आपको याद होगा जो सिल्वर का टंका और तांबे का जीतल। उसी प्रकार से शेरशाह ने मुगलों से थोड़ा पहले, शेरशाह ने, आप मुगल काल में ही कर सकते हो क्योंकि बाबर और हुमायूं के बाद और अकबर से पहले आया था, तो उसने मुद्रा का कहीं ना कहीं मुद्रा का मानकीकरण किया था। तो उसने जो मुद्रा का मानकीकरण किया अकबर ने, उसका एक दृष्टांत आप देखते हो, सॉरी शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया, तो मानक मुद्रा थी। तो आपको यह बताया जा रहा है कि शेरशाह के द्वारा मानकीकृत मुद्रा को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा आपको यहां पर पॉइंट दिया गया है कि जैसे जब मुगल आए
तो मुगल स्टेपीज क्षेत्र से आए थे। स्टेपीज का मतलब होता है घास का मैदान। तो घास के मैदान से आए थे, तो उनको वहां पर तो कृषि हो नहीं सकती थी, तो ट्रेड को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। फिर आप यह भी देखते हैं कि इस काल में, जैसे मुगलों के समय आप देखोगे जो परिवहन है, परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, कितना डेवलप था। आपको पता है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और कि मुगल काल में जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था वह वर्ल्ड में अनपैरेलल था। मतलब वर्ल्ड में इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एक तो आप देखो ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह ने बनवाया था और बाद में भी उसकी मरम्मत करवाई गई। तो ग्रैंड ट्रंक रोड आप देखोगे सीधे बंगाल के सोनार गांव से लेकर और उत्तर पश्चिम में पेशावर तक गया हुआ था। इतना बड़ा ग्रैंड ट्रंक रोड था। आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो कहीं ना कहीं जिसको फिर रिपेयरिंग करवा के और उसको फ्रेश बनवाया गया। तो ग्रैंड ट्रंक रोड तो सड़क है। उसके बाद शेरशाह ने यह प्रक्रिया शुरू की, अकबर ने जारी रखा, और वह क्या था कि उसने उस समय 2 कोस पर, प्रत्येक 2 कोस पर सराय बनवाए। और जो सराय थे, उस सराय में लोगों की ठहरने की व्यवस्था थी, हिंदू और मुसलमानों की, और दोनों के लिए अलग अलग बावर्ची होते थे। दोनों के लिए अलग अलग महाराज या बावर्ची होते थे जो खाना बनाए, और हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए फैसिलिटीज अलग अलग दी गई थी। इसके अलावा जो वहां जो सराय होता था, वो सराय डाक चौकी का भी काम करता था। वहां पर पत्र उसी 2-2 कोस पर जो घुड़सवार है वो पत्र के बंडल लेकर दौड़ते थे और आगे डाक चौकी पर रख देते थे। अगला डाक चौकी से वो फिर नेक्स्ट डाक चौकी पर जाता था। और इस तरह से करके उस समय मुगलों ने संचार भी डेवलप किया हुआ था। और मुगलों के समय आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन भी मौजूद था, और डाक विभाग का संचालन मुगलों ने किया। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो माना जाता है कि उसमें यूरोप हो, अमेरिका का तो पता ही नहीं है। बाद में अमेरिका की खोज होने के बाद भी पता चला कि वो अमेरिका तो उतना डेवलप्ड ही नहीं था, वहां के सोसाइटी। तो इस लिहाजन कहोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास था, मुगलों के पास था। मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई जवाब पूरी दुनिया में नहीं था। तो ट्रेड को प्रोत्साहन मिलना ही है। दूसरी बात है कि आपको देखोगे कि मुगल शासकों की जो व्यक्तिगत रुचि थी, वो व्यक्तिगत रुचि भी व्यापार को प्रोत्साहन देने में थी। कभी हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे कि आखिर कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने 12 आदेश जारी किए थे। उन 12 आदेशों में एक आदेश था जिसमें कहा गया था कि अगर व्यापारियों को सुरक्षा मिले, व्यापारियों को सुरक्षा मिले का मतलब हुआ कि अगर व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बंडल का, व्यापार के बंडल का गट्ठर ना खोला जाए, बल्कि वह उसके उत्तराधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाए। अब बताइए व्यापारियों के लिए कितनी बड़ी सुरक्षा थी। तो जिसको कहोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको आज आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हो, मुगल काल में यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना विकसित था उसका अनुमान कर सकते हो। तो यह फैक्टर काम कर रहा था। इसके बाद जैसे ट्रेड को डेवलप करने के लिए 2-3 चीजें चाहिए। बैंकिंग, बीमा और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहते हैं उसको तब कहा जाता था हुंडी। जैसे मैं आपको बताता हूं, बैंकिंग का मतलब हुआ कि जिसके पास अतिरिक्त रकम है वह पैसा कहीं जमा करे, जो घर में रखने पर हो सकते हैं चोरी हो जाए या उसे कोई छीन ले। तो उसके लिए था कि बड़े बड़े सर्राफ होते थे, सर्राफ कहते थे, जो बड़े बड़े सर्राफ होते थे उनको कहते थे बड़े बड़े बैंकर, उनको सर्राफ बोलते थे। तो बड़े बड़े सर्राफ होते थे। वो सर्राफ, अब बताओ उस समय गुजरात में, सूरत में एक सर्राफ था, उसका नाम था बीरजी बोहरा। बीरजी बोहरा उसमें दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। सर्राफ बीरजी बोहरा, अब्दुल गफूर बोहरा, ये सब बड़े बोहरा व्यापारी थे और बड़े विकसित थे। तो ये जो सर्राफ होता था वो उसके यहां पैसा जमा करोगे तो उस पर थोड़ा सा वो आपको ब्याज भी देंगे, क्योंकि वो पैसा कहीं और लगा देता था, जो आज की बैंकिंग करती है। तो आपको इस तरह से बैंकिंग की भी फैसिलिटीज है उस समय। दूसरी फैसिलिटीज है बीमा की। जैसे आपकी वस्तुएं कहीं जाती है तो उस बीमा को आपको उस वस्तु को सुरक्षा मिलेगी और बदले में आपको थोड़ा सा उसके लिए कमीशन देना पड़ेगा, फिर आपको वस्तु की सुरक्षा मिलेगी। तो बीमा भी है,
उस काल का एक लेखक है सुजान राय खत्री, वो बीमा के बारे में बोलता है। और फिर एक चीज आती है जैसे बीमा, बैंकिंग बीमा, और जैसे एक हुंडी सिस्टम होता था। हुंडी सिस्टम क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के व्यापारी हैं, आपको अहमदाबाद में जाके वस्तुएं खरीदनी है, तो इतना पैसा लेकर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है रास्ते में कोई छीन ले, सुरक्षा का खतरा। तो उसके लिए व्यवस्था ये थी हुंडी की। हुंडी का मतलब हुआ कि आप सर्राफ के पास जाएंगे, वो सर्राफ सब बहुत धनी होते थे, उनका एक शाखा दिल्ली में होता था, एक गुजरात में, एक अहमदाबाद में, एक बॉम्बे में। इस तरह, उसमें तो बॉम्बे नहीं था खैर, लेकिन वो तो बॉम्बे बाद में बना है। लेकिन अब माने इसी तरह का जो इंपॉर्टेंट, एक कलकत्ता भी उस समय नहीं था, लेकिन बंगाल में, तो इस तरह से, जैसे बंगाल में जगत सेठ थे, तो इस तरह से बड़े बड़े सराफ होते थे जो अलग अलग क्षेत्र में होते थे। तो उनका बहुत सारे ब्रांचेज जहां तहां होते थे। तो आपको अगर अहमदाबाद में खरीदारी करनी है तो आपको एक काम करना होगा कि आप उनको पैसा जमा करके उनको कमीशन दे दीजिए कि भाई इतना कमीशन आपका हुआ, वो कमीशन बंधा होता था, आप दे देते। तो वह आप फिर यहां से वो आपको एक हुंडी बना के देते, मतलब चेक की तरह, जैसे आप बैंक का चेक मिलता है, अब तो खैर अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बैंक का चेक मिला तो चेक आप लीजिए, आज भी चेक है, तो उस चेक की तरह से हुंडी लेकर आप चले जाइए अहमदाबाद के मार्केट में। तो आपको जो खरीदना है आप खरीदिए, आप उस चेक को दिखा दीजिए, केवल हुंडी को दिखा दीजिए, आपका भुगतान हो जाएगा, उसी से, उस हुंडी से ही भुगतान हो जाएगा। अब उस सराफ की इतनी शाख है अहमदाबाद के मार्केट में कि उसकी हुंडी को कोई मना नहीं कर सकता। इस तरह से बिजनेस होता था। तो जाहिर है कि मुगलों के समय, और एक जो बहुत बड़ा फैक्टर उस समय काम कर रहा है, वह फैक्टर है कि मुगल शासकों और राजकुमारों की भी रुचि है व्यापार में। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मुगल राजकुमारों के अपने अलग अलग खर्च होते थे, अपनी अलग अलग आय होती थी। अब उस समय तुम अनुमान कर सकते हो कि कोई अपने पिताजी से जाके पैसे तो नहीं मांगते अपने पॉकेट खर्च के लिए। तो वो क्या करते थे, जैसे अब जाके तो ऐसे अपने किसी बादशाह को नहीं बोलते कि भाई आज की तरह कि पापा आप हमको खर्च के पैसे दीजिए। तो सबके अपने एक्सपेंडिचर होते थे और उसके लिए व्यवस्था होती थी। जैसे व्यवस्था कैसे करते थे, तो एक तो वो लोग अपना बागीचा डेवलप करते थे, और चार्ट्स, जैसे औरंगजेब के अपने और चार्ट्स थे, शाहजहां के अपने थे, जहानारा बेगम के अपने थे। और चार्ट्स मतलब बागीचा, उसमें जो फल का उत्पादन होता था उसको बाजार में बिक्री उनके स्टाफ करते थे, उससे पैसा उसको आता था। दूसरा क्या था कि वो व्यापार में पैसे लगाते थे, उनके जहाज चलते थे। अब लाल सागर में दारा सिखों के जहाज चलते थे, मुगल अमीरों के भी जहाज चलते थे, मीर जुमला का जहाज चलता था, शाहजहां का, जहान आरा बेगम का व्यक्तिगत इनकम था, उसका जो दारा सिखों की बहन थी उसका व्यक्तिगत इनकम था, उसके जहाज चलते थे, उससे इनकम होता था। और मैं आपको बताऊं कि उस समय व्यापार को प्रोत्साहन मिला कि 3 बड़े साम्राज्य थे। एक सफावी साम्राज्य ईरान में था, चीन में मिंग साम्राज्य था, और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य था। ये तीनों साम्राज्य अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करते थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें यूरोपीय कंपनियों का काल है, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा। पहले पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो यूरोपीय कंपनियों में जैसे डच कंपनी ने भारतीय कपड़े को दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार में बहुत पॉपुलराइज कर दिया, तो ब्रिटिश कंपनी ने यूरोप के बाजार में। तो इस तरह से बहुत सारे आइटम्स के यहां से निर्यात होता था। तो निर्यात पर आधारित व्यापार को यूरोपीय कंपनियों ने इतना प्रोत्साहन दिया कि 17वीं सदी की व्यापारिक क्रांति उसको कही जाती है। तो ये फैक्टर है जो काम कर रहा है। तो इसके बाद व्यापार के बाद तब आप देखते हो नगरीकरण। तो आप अनुमान करो कि सल्तनत काल की तुलना में मुगल काल में नगरीकरण बढ़ेगा या कम होगा, अनुमान करो। सल्तनत काल की तुलना में मुगल काल में नगरीकरण ज्यादा होगा या कम होगा? तो जाहिर है ज्यादा होगा। तो उसमें आपको 2, 4, 5 फैक्टर बताया गया है कि नगरीकरण कैसे। अब जैसे उस समय आपको 1-2 डेटा भी दिया गया। उस समय का एक लेखक है जिसका नाम है निजामुद्दीन अहमद। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चीजों पर आपको ध्यान रखना है। 4 चीजों का पर ध्यान रखना है। एक मैंने बताया मुगल अर्थव्यवस्था में कृषि अर्थव्यवस्था, दूसरा तकनीकी एवं शिल्प, तीसरा, ये सब लिखा हुआ है, आप उसको देख लेना।
और नेक्स्ट वन व्यापार और नेक्स्ट वन नगरीकरण। ये 4 चीज देख लीजिए। तो नगरीकरण में आप देखोगे कि एक निजामुद्दीन अहमद है जो अकबर के समय का लेखक है, जिसने तबकात अकबरी लिखी है। उसने 120 बड़े नगर और 3200 कस्बों का जिक्र करता है। अब नगरीकरण को कई कारकों से प्रेरणा मिले। एक कारक तो तुम देख रहे हो कि एक कारक है जिसको आप बोलते हो कि मतलब गांव में मुगल शासकों ने यही कोशिश की कि हम नगद में टैक्स लें। तो नगद में टैक्स ले, तो नगद में टैक्स लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो कैश में टैक्स दे। तो उनको अपने अनाजों की बिक्री करनी होती थी। तो प्राय क्या होता था कि अनाज वो डाक चौकिया जो आप देखते हो जहां पर सराय बना है, तो वहीं आसपास में मंडी बन जाती थी और आसपास के गांव से लोग अनाज लेकर वहां आते थे बिक्री के लिए। तो बन जाता था कस्बा। कस्बा छोटे नगर को बोलते थे। तो निजामुद्दीन अहमद ने ऐसे 3200 कस्बा की बात कही है और फिर वही कस्बा आगे चलकर नगर के रूप में डेवलप कर जाते थे। तो एक फैक्टर तो यह है। दूसरा फैक्टर यह है कि जैसे मुगल शासक मुस्लिम जनसंख्या पर आधारित मदद ए मास देते थे। माने मुगल शासक ने बेसिकली, आपको याद है, सद उस शूद्र, मतलब उस समय शिक्षा के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए मदद ए मास देता था। तो मदद ए मास जिनको मिलता था, तो मुस्लिम जनसंख्या पर आधारित नगर का विकास वहां पर हो जाता था। फिर साम्राज्य की राजधानी और प्रांतीय राजधानियां थी। आपको पता चलता है जो साम्राज्य की राजधानी थी या प्रांतीय राजधानियां थी, वो साम्राज्य की राजधानी और प्रांतीय राजधानी भी नगर के रूप में डेवलप कर जाती थी, क्योंकि वहां पर मुस्लिम जनसंख्या बस रही है, वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। फिर आपको ऐसा भी मिलेंगे कि कुछ नगर धर्म के कारण भी विकसित होते थे। अब एक बात बताइए, क्या नगर के विकास में धार्मिक कारक की भूमिका है या नहीं? अब मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर चले जाइए, आपको आश्चर्य होगा कि इंटीरियर में, जंगल में भी है, पहाड़ों पर है, लेकिन नगर बस गए, बड़े बड़े लग्जरी होटल बन गए। अब देखो आज अजमेर को देखिए। अजमेर में जिस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बसे थे, उस समय अजमेर जंगल था, और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बसे तो जंगल कटे, क्षेत्र आबाद हुआ, लोग बसे, और फिर वहां पर वस्तुओं की मांग बढ़ी, दुकानें खुलने लगी, श्रद्धालुओं की भीड़ आने लगी। क्योंकि जो धर्म स्थल होता है, देखो, दो बाहर के उत्पादन अधिशेष को 2 लोग खींचते हैं। एक तो या तो शासक वर्ग के लोग टैक्स लगाकर खींचते हैं और वहां खर्च होता है तो नगर बन जाता है, या फिर पुरोहित वर्ग या धार्मिक वर्ग, चाहे उलेमा कहिए या फिर सूफी संत कहिए या धर्म स्थल, तीर्थ स्थल कहिए, तो वहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां पर धन अर्पित करते हैं। तो वहां पर प्रोडक्शन, वहां पर कंजम्पशन शुरू हो जाता है, खपत शुरू हो जाता है, तो नगर के रूप में डेवलप कर जाता है। तो ऐसे आपको नगर मिलेंगे देखने के लिए, मथुरा, बनारस, इस तरह के नगर के बारे में सूचना मिलेगी। अब कुछ जो नगर है उसका उत्पादन, कुछ विशेष उत्पादन के कारण भी नगरों का विकास हुआ। इसके अलावा माना जाता है कि कुछ शासक के, जैसे अब दिलेर खान था, वो शाहजहां का अधिकारी था, उसने शाहजहांबाद नामक नगर बसाया। तो कोई कोई अधिकारी भी अपने स्वामी के सम्मान में नगर बसा देते थे। तो नगरों की तो इसी तरह स्थापना होती रहती थी। तो मैं स्टूडेंट्स, यही है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था। उस प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कंटिन्यू विथ इट। एंड अब आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिए कि आज आपको जो हमने मैटर भिजवाया है समाज और संस्कृति पर, उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है या नहीं? आप तो वेबसाइट वाले हमसे जुड़े हुए हैं कि नहीं अंकुर? सो प्लीज वेबसाइट वाले और आप ऐप वाले सभी लोग मुक्त भाव से आप इन्फॉर्म करिए कि आज आप लोगों ने डाउनलोड किया जो हमने समाज और संस्कृति पर भेजा। अब चलिए हम आपको समाज और संस्कृति पर याद ही करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समाज पर पहले आइए आप। तो ये डायग्राम है।
इस डायग्राम से आपको सूचना मिलती है कि ये है समाज। तो पहली बात आप यह देखिए कि जो समाज है वह समाज में पहले भारत में तुर्कों के आगमन से पहले या एक बड़ी मुस्लिम जनसंख्या के आगमन से पहले जो भारतीय समाज था उसका विभाजन लंबवत होता था। लंबवत का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कास्ट सिस्टम में देखते हो। अब जो समाज का मुख्य विभाजन हो गया वह हो गया क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन का मतलब हुआ हिंदू एवं मुस्लिम, मतलब उसमें हायरार्की नहीं है कौन ऊपर कौन नीचे, उसमें दोनों अलग अलग हो गए। तो क्षैतिज विभाजन, तो पहले तो समाज का क्षैतिज विभाजन हो गया। तो क्षैतिज विभाजन में आप देखोगे कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। तो देखिए एक बात मैं आपको यहां पर स्पष्ट करूं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो हिंदू शब्द है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है अपने आप में। जैसे सबसे पहले अरब वालों ने सिंधु प्रदेश से पूरब बसने वाले लोगों को हिंदू कहा था, तो पहले भौगोलिक क्षेत्र को व्यक्त कर रहा था। बाद में क्या हुआ कि जब 10वीं सदी के बाद जब बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में तुर्क आए, फिर आगे मुगल आए, तो क्या हुआ कि उनका एक धर्म अलग था। तो उस धर्म से अलग करने के लिए उसे फिर हिंदू धर्म कहा जाने लगा। तो फिर जो लोग हैं उनकी पहचान धीरे धीरे हिंदू के रूप में बनने लगी। तो हिंदू और मुसलमान का इस तरह का, पहले तो मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं बोलते थे, कई शब्द बोलते थे, जैसे तुर्की शासन के समय मलेक्ष, फिर बोलते थे, और उसके बाद तुरुष्क बोलते थे। जब मुगल काल में आए तो मुगल काल में बोलने लगे अशोपति, दिल्लीपति, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मुस्लिम शासक वर्ग के लिए होने लगा। तो ये हिंदू समाज है, ये मुस्लिम समाज है। तो हिंदू समाज का फिर लंबवत विभाजन भी था। ये लंबवत विभाजन का मतलब हुआ हिंदू समाज का फिर लंबवत विभाजन भी था। तो लंबवत विभाजन में आपको देखने को मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो आप पीछे हायरार्की देख रहे हो वो हायरार्की थी। वर्ण 4 थे, वर्ण 4, लेकिन जातियां हो गई थी, अब जातियां हो गई थी हजारों, 5000, 3000 से तो कम से कम ज्यादा। तो जातियां हजारों, नेचुरल है, क्योंकि वर्ण से जाति कैसे बनती थी इसकी कहानी मैं आपको पार्ट 2 में बता चुका हूं। वर्ण और जाति का तो अंतर्भेद याद है ना, जरा एक बार थोड़ा सा क्लू दीजिए तो मिस्टर अंकुर के माध्यम से हमें पता चले। क्या आप वर्ण और जाति का भेद तो जानते हैं ना? वर्ण एक आदर्श परिकल्पना थी और जाति यथार्थ था। वर्ण 4 थे, वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जातियां हजारों थीं। तो इस तरह से देखते हो कि जातियां थी। अब यहां पर देखना है क्या मुस्लिम समाज का प्रभाव हिंदू या तुर्की शासन की स्थापना के बाद, जो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई उसके बाद भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं पहले आपको यह बताता हूं। देखिए, इस्लाम का नारा था मुस्लिम मिल्लत या अवाम। अवाम का मतलब है समानता का भाव। तो जो समानता का भाव का नारा था, मैं पहले एक दो पहले अलग चीज बता दूं। जैसे अब मुस्लिम लोग आए तो कुछ नई शिल्प और तकनीकी लेकर आए। तो आप जानते हो जाति कैसे बनती है? जाति बनती है जब नए नए पेशेवर समूह आते हैं तो नई नई जातियां बनती है। तो ये चरखा, करघा, धुनकी आदि लेकर आए, आप देखते हो। तो क्या हुआ कि पहले, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि शुरू में जो हिंदू जाति व्यवस्था में जो नीचे के लोग थे, इस्लाम ने तो समानता का नारा दिया था। इस्लाम ने नारा दिया था कि भाई
आप अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो आपको मुस्लिम समाज में समानता का हक मिल जाएगा। लेकिन शुरू शुरू में जो तुर्क लोग आए तो जो हिंदू जाति व्यवस्था के नीचे के लोग हैं वो उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था पता नहीं क्या होगा, तो उन्होंने पहले इस्लाम को अपनाया नहीं। और भारत में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि यहां पर जाति और शिल्प के बीच बड़ा गहरा संबंध है। जाति और शिल्प का मतलब हुआ कि लोहार का बेटा लोहार, अगर लोहार के बेटे ने लोहार के पेशे को छोड़कर बढ़ई के पेशे को अपना लिया तो वर्ण संकर। तो जो जाति है वो ऑक्यूपेशन को भी, पेशे को भी रेस्ट्रिक्ट करती थी। शायद मैं तुम लोग को समझा चुका हूं। जाति पहले जो पेशा है पेशे को भी रेस्ट्रिक्ट करती थी, उसको रिस्ट्रिक्ट करती थी। तो उस लिहाजन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जाति है वह जाति भी पेशे को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो जो हिंदू जाति व्यवस्था के निचले स्तर के जाके नए पेशे को नहीं अपना रहे, उनको डर लग रहा हम वर्णशंकर हो जाएंगे और हिंदू समाज से निकल जाएंगे। तो क्या हुआ कि जब तुर्की शासक आए तो तुर्की शासकों को अपने उन प्रौद्योगिकी या तकनीकी को चलाने के लिए चरखा, करघा, धुन की बड़ी संख्या में दासों की आवश्यकता हुई। इरफान हबीब कहते हैं। इसलिए इस काल में दास व्यवस्था को विशेष प्रोत्साहन मिला। तो एक चीज तो आप देखते हो, जैसे दास व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये बहुत ही नेचुरल है। दास व्यवस्था को प्रोत्साहन। दूसरी बात एक आप देखते हो कि जैसे फारसी चक्र का प्रचलन शुरू हुआ, तो फारसी चक्र से पहले प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं, इनका विचार है कि पहले जो जाट जाति थी वो मुख्य रूप से पशुपालन से जुड़े हुए थे। लेकिन अब फारसी चक्र का प्रयोग हुआ, इसका मतलब है उत्तर भारत में, पंजाब में बड़े पैमाने पर सिंचाई को बल मिला, क्योंकि कुएं से आप फारसी चक्र से अच्छे ढंग से सिंचाई कर सकते हो। तो बहुत बड़ी जाट जनसंख्या बन गई किसान, और बड़ी संपन्न किसान बन गई। तो उनकी जो सामाजिक अपेक्षाएं, वो सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ गई। मतलब कि हम समाज में भी अब ऊंचे दर्जे पर जाएं क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई। तो इनमें से बहुत सारे जाट जाति के लोग थे, वो तो सिख आंदोलन से जुड़ गए, सिखिज्म से, और कुछ जुड़ गए, कुछ जो मथुरा में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट थे वो कृष्ण भक्ति से जुड़ गए। तो एक तरफ वो कृष्ण भक्ति से जुड़े, दूसरी तरफ वो सिखिज्म से। प्रोफेसर इरफान हबीब का मानना है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता कि जो महत्वपूर्ण एक और भी फर्क आपको दिखेगा, जैसे यहां पर जब तुर्की लोग आए तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम मिल्लत का नारा दिया, सभी मुसलमान समान हैं। तो हिंदू समाज में भी थोड़ा भय व्याप्त हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जाति व्यवस्था टूट जाए। तो अब हिंदू समाज ने दो रूपों में प्रतिक्रिया दिखाई। एक प्रतिक्रिया क्या है कि जो हमारे समाज के रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके द्वारा जानबूझकर जाति व्यवस्था को कठोर बनाने का प्रयत्न किया गया। जो पुराने आप देख रहे हो याज्ञवल्क्य स्मृति थी या मनु स्मृति थी, उस पर फिर नई नई टीकाएं, नए नए कमेंट्री लिखे गए और जाति व्यवस्था को कसने की कोशिश की गई। लेकिन नहीं, भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जिसका मानना था कि अगर जाति व्यवस्था को बचाना है तो हमें जाति बंधन को ढीला करना होगा। और जो लोग ऐसा सोच रहे थे वह लोग अपने आप को भक्ति से जोड़ लिया, और भक्ति आंदोलन में जो निर्गुण भक्ति है, मैं आगे बताऊंगा, उसने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया। कहीं ना कहीं एक विचार यह है कि इस्लाम की चुनौती का सामना करने के क्रम में भक्ति आंदोलन के द्वारा जाति व्यवस्था को ढीला बनाने का प्रयत्न किया गया था। अब जरा इतना में आप हमें ओके करिए। हालांकि आज आप कितना पढ़ पाए होंगे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज तो आपने मैटर ही डाउनलोड किया है, तो आगे मैं फिर देख लूंगा। लेकिन आप इतना में अगर ओके करिए तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। श्वेता पूछ रही है कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे स्टेब्लिश होता गया। शुरू में तो सैनिक प्रधान जरूर था। बाकी ओके ओके, तो ये हो गया आपको। अब कहोगे महिलाओं की दशा, तो मैं देखो दो तीन चीजें तो आप लोग फार्मूला याद रखो।
और वो मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। बस आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है और बौद्धिक जुगाली करते रहना है। क्योंकि मैंने आपको क्या किया है, जैसे मैंने आपको खंड में बांटा है, राजनीतिक, आर्थिक, तो राजनीतिक पूरा किया, दोनों राजनीतिक विस्तार, और तो आप जो रिवाइज करोगे बौद्धिक जुगाली तो पूरे राजनीतिक को एक साथ करोगे। पहले देखोगे कैसे कौन कौन से खंड बनते हैं, राजनीतिक पूरा, फिर अब आर्थिक पूरा, आर्थिक का संबंध राजनीतिक से है, फिर सामाजिक पूरा एक साथ, और फिर उसके बाद सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में फिर अलग अलग होंगे जो मैं बताऊंगा। तो इसमें आप देखोगे जब जाति, वर्ण और जाति व्यवस्था कठोर हुई तो महिलाओं की दशा गिरी है, जाति और वर्ण व्यवस्था कठोर हुई तो महिलाओं की दशा गिरी है। तो उस काल में जो तुर्की शासक आए और उनका जो आक्रमणकारी नीति थी, उस कारण से महिलाएं असुरक्षित महसूस हो रही थी। तो पर्दा प्रथा को विशेष प्रोत्साहन मिला। सती प्रथा तो पहले से ही चली आ रही थी, पर्दा प्रथा को विशेष प्रोत्साहन मिला, क्योंकि अब कुदृष्टि से बचाने के लिए महिलाओं को ढकना आवश्यक माना गया। और दूसरा जौहर प्रथा, जो राजपूत योद्धा वर्ग में था, मतलब अपनी प्रतिष्ठा को की रक्षा के लिए जब पुरुष जाते थे युद्ध मैदान में तो महिलाएं अपने जौहर ले लेती थी। उनको लगता था पति युद्ध में हार जाएंगे तो हम दुश्मनों के हाथ में पड़ जाएंगी। तो यह भी एक तरह से महिलाओं की गिरती हुई सामाजिक दशा को दर्शाती है कि उनको कमोडिटी की तरह व्यवहार किया गया, और इस तरह से जिंदा जल जाना कितना अमानवीय प्रथा थी। तो जो जौहर प्रथा है वो प्रथा भी कहीं ना कहीं प्रचलित हो गई। तो महिलाओं की जो सामाजिक दशा है वो नीचे गिरी है। अब देखिए मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज जब हिंदुस्तान में आया था तो उसको, जब मुस्लिमों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ था तो उन्होंने नारा दिया था मुस्लिम मिल्लत। मुस्लिम मिल्लत का मतलब है कि एकदम बिल्कुल सामाजिक समानता का भाव, आवाम का भाव, और उनका विश्वास था कि हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था टूट जाएगी और लोग इस्लाम को कबूल करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था की विशेषता आपको देखकर आश्चर्य होगा कि वो तो हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था को नहीं तोड़ सके, उल्टा यहां आकर वो ही नई जाति व्यवस्था में ढल गए। आपको आश्चर्य होगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम समाज में स्तर भेद हो गया। आपको मिलेगा अशराफ, एक टर्म मिलेगा अशराफ, और दूसरा टर्म मिलेगा अजलाफ। एक टर्म अशराफ, दूसरा टर्म अजलाफ। जो अशराफ है वह अशराफ में अमीर वर्ग के लोग हैं। अमीर वर्ग में भी दो होते थे, एक को बोलते थे अहल ए शैफ। जैसे देखो, पहले अजलाफ को छोड़ दीजिए, जो कुलीन मुसलमान होते थे अशराफ में होते थे, जैसे सैयद, मुगल, पठान, जो उच्च मुसलमान होते थे वो अशराफ में होते थे। इनमें भी दो होते थे, एक को बोलते थे अहल ए शैफ। अहल ए शैफ वो होते थे जो तलवार धारण करते थे और वो मतलब प्रशासनिक कार्यों में जो थे वो अहल ए शैफ कराते, जो प्रशासन से जुड़े हुए थे और सेना से जुड़े हुए थे। जैसे इसमें भी एक अमीर होता था, वो प्रशासनिक, वो छोटे प्रशासन को देखता था, और अमीर के ऊपर जो श्रेष्ठ अमीर होता था या श्रेष्ठ कुलीन होता था उसको मलिक बोलते थे। अमीर के ऊपर मलिक होता था और सबके ऊपर खान होता था, परंतु खान बहुत कम मिलता था। खान एक उपाधि बोधक होता था। तो पहले मलिक, फिर पहले अमीर, फिर मलिक, फिर खान, इनकी श्रेणी होती थी अहल ए शैफ में। और दूसरा होता था अहल ए कलम। अहल ए कलम में बुद्धिजीवी होते थे। बुद्धिजीवी इसमें उलेमा होते थे, सूफी होते थे, और इस तरह के जो विद्वान लोग होते थे वो अहल ए कलम में होते थे। पहले जब दिल्ली सल्तनत को स्थापित होना था तो अहल ए शैफ का महत्व ज्यादा था, अहल ए कलम को बहुत महत्व प्राप्त नहीं था। लेकिन आगे चलकर जब जैसे जैसे सल्तनत काल स्थिर हुआ तो अहल ए कलम का भी महत्व बढ़ने लगा। तो सबसे जो श्रेष्ठ है वो अशराफ, उस पर जो निम्न मुसलमान थे वो कहलाए अजलाफ। ये अजलाफ कौन है? तो बहुत सारे अजलाफ बस हिंदू से कन्वर्ट भी हैं, जैसे दर्जी हैं, जैसे तो उनमें अलग अलग छोटे छोटे पेशेवर समूह के जो मुसलमान होते थे, धुनकी से जुड़े हुए थे, शिल्प कारीगरी से जुड़े हुए थे, वो अजलाफ कहलाते थे, निम्न कोटि के मुसलमान। तो कैटेगोराइजेशन तो उनके बीच भी हो गया, माने मुस्लिम समाज में भी हो गया। और तब एक और कैटेगरी आपको मिला होगा मेरे मैटर में, उसको कहते हैं, जैसे देखो आपको मैंने बताया हुआ है जातियां,
जैसे जैसे एक नाम आता है आपको अर्जाल, ये नाम आपको मिला होगा, नहीं मिला होगा तो आज जाके आप पढ़ लेना, तो आपको एक नाम मिल जाएगा अर्जाल। तो एक नाम आपको मिलता है और अर्जाल। तो अर्जाल कौन से होते थे? तो जो मुसलमानों में भी जो हिंदू कन्वर्ट, जैसे हुआ ऐसा कि हिंदू समाज में कुछ ऐसे लोग होते थे जो समाज की निचली सीढ़ी पर थे और उनको यह लगता था ऐसा कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हमारा सामाजिक दर्जा बढ़ जाएगा, जिसमें बहुत सारे अछूत की श्रेणी में थे। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह हुई कि अछूत की श्रेणी से जो लोग आए और जिन्होंने इस्लाम इस उम्मीद से कबूल किया कि इस्लाम में हमारी सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाएगी, वो ऊंची नहीं हो सकी। और वहां भी एक तरह के अछूत ही वो बने, अछूत की श्रेणी में हो रह गए, तो उनको अर्जाल, तो इसे असराफ, अजलाफ, अर्जाल, मतलब वहां भी कुछ न कुछ कास्ट सिस्टम हो गया। जैसे देखिए, वही जैसे हिंदू समाज मोनोलिथिक नहीं है, एक कास्ट नहीं है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज भी एक कास्ट नहीं है। अब आज जैसे दुनिया के मुसलमानों की बात होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य एशिया के मुस्लिम, पश्चिम एशिया के मुस्लिम और हिंदुस्तान के मुस्लिम, इनका एक जीवन पद्धति नहीं रह गई। जैसे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह गए तो वो यहां पर सूफी धर्म के प्रभाव में आ गए, सूफी पंथ के, और फिर इन पर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हिंदू जाति व्यवस्था का प्रभाव पड़ा। ये आपको मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के मुसलमानों पर इस तरह का प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। इसलिए जो इंडिया का, जो साउथ एशिया का मुसलमान है, इस मामले में यूनिक हो गया। बट हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि जब हम दक्षिण एशिया के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान की बात करते हैं तो हमारा इशारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की ओर भी होता है, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी से थे। तो साथ साथ हिंदू और मुसलमान रहते हुए बहुत कुछ कॉमन अपना डेवलप कर लिया। इंडिया का कंपोजिट कल्चर आप देखिए ना, उर्दू, पाकिस्तान की जो राष्ट्रभाषा बनी, नेशनल लैंग्वेज उर्दू बनी, तो वो उर्दू बनी। उर्दू कहाँ उत्पन्न हुई? हिंदुस्तान की भूमि पर। बाकी तो मुस्लिम जगत में फारसी का प्रयोग होता था या अरबी का प्रयोग होता था, तो अरबी फारसी बाकी मुस्लिम समाज की भाषा रही। तो उर्दू तो उत्पन्न ही हिंदुस्तान में हुआ, आज पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। तो पाकिस्तान चाहे लाख कुछ भी करे, लेकिन हिंदुस्तान की विरासत से मुक्त होना मुश्किल है। बहुत सारी विरासत है। आज अजमेर शरीफ देखिए, लखनऊ देखिए, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां दोनों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की और पाकिस्तान के मुसलमानों की। फिर मुस्लिम समाज में भी तुम देखोगे कि उसमें भी एक तरह से पैगंबर मोहम्मद ने तो हिंदू और मुसलमान, पैगंबर मोहम्मद ने तो पुरुष और महिला की समानता की बात की थी। आगे के संतों ने मुस्लिम शरीयत में महिलाओं की दशा को नीचे गिरा दिया गया इस्लाम में, और फिर आगे चलकर सम्भ्रांत महिलाओं को अलग करने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई। तो पर्दा प्रथा मुस्लिम समाज में विशेष रूप से, और फिर वो पुरुष प्रधान समाज के अधीन कर लिए गए। तो महिलाओं की दशा तो मुस्लिम समाज में भी अच्छी नहीं थी। सर, वैशाली पूछ रही है कि हाउ जमींदार ड्यूरिंग मुगल एंड सल्तनत पीरियड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर, लाइक दे बोथ वेयर हेरिडेटरी एंड ऑनर ऑफ द लैंड। वैशाली कहां से? ये साइट पर से पूछिए। हाँ, वैशाली, यू हैव जस्ट पुट ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बट आई डोंट नो कि वेदर आर यू फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बिकॉज यू हैव रेज्ड द क्वेश्चन इन इंग्लिश मीडियम. So it is my about duty to reply your question in English itself. You have asked me the question to the Jamindars under Mughals and those under the British were having the point of similarity, or what are the point of similarity between the two. So it is true कि both were having the hereditary rights. Particularly you can say the Jamindars in Bengal, because British didn't recognize Jamindars in all over India. Simply British empowered the Jamindars of Bengal. After that, the British started to neglect Jamindars in India. But you can compare it with the Jamindars of Bengal. So one major point of difference between the two is that under the British rule in Bengal, Cornwallis
committed a major mistake through declaring Jamindar as the master of land, and the independent peasants were converted into the tenants at will. It was really a major mistake on the part of the British. But so far as you can ask me the question, what was the status during Mughal period? So Vaishali, during Mughal period, the land ownership was not clear. Who was the master of the land? Not clear at all. The estate was, or the king was having its own claim and own right at a part of the production. The landlords were making the claim on a part of the production on the basis of its hereditary right. The king was making the claim on the basis of its sovereignty right, and the peasants were also making a claim on the part of the production as the tiller of the land. So all were making the claim on the part of the production, but who was actually the master of the land, that was not clear in Indian tradition, but the British broke this tradition and converted the landlord as the master of the land. This is the point of difference here. अब मैं स्टूडेंट्स, सोसाइटी तो हम लोगों ने, समाज तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं संस्कृति के ऊपर। वैसे मैं एक चीज यहां पर दिया हूं, इसको तुम लोग अपने स्तर से पढ़ लेना। जैसे एक चीज मैंने भेजा हुआ है कि जस्ट 1 मिनट, अब देखिए जनसंख्या का आप प्रवर्जन, ये सब पढ़ लेना, ये सब कोई इंपॉर्टेंट। इस्लाम और हिंदू धर्म के विशेष स्वरूप के पारस्परिक आदान प्रदान। जैसे मैंने आपको इस्लाम के बारे में बताया था, ये शुरू में ही मैंने बताया था कि जैसे इस्लाम एक सर्वग्रासी धर्म था, मतलब जिन जिन क्षेत्रों में इस्लाम का आगमन हुआ वहां पर इस्लाम ने वहां के धार्मिक पंथ को मिटा दिया और थॉरोली इस्लामाइजेशन कर दिया। वहां के धार्मिक पंथ को मिटा दिया और थॉरोली इस्लामाइजेशन कर दिया उसने। दूसरी तरफ आप यह भी जानते हो कि जब हिंदू धर्म भी एक सर्वग्रासी धार्मिक पंथ है, जो भी विरोधी मत मतांतर और दृष्टिकोण आए, हिंदू धर्म ने उसे अपने आप में उद्ध्वस्त कर लिया। लेकिन हिंदुस्तान की भूमि पर ना तो हिंदू धर्म इस्लाम को निगल सका, न इस्लाम धर्म हिंदू धर्म को निगल सका, और दोनों ने मिलकर लगभग हिंदू और मुस्लिम 500-600 वर्षों तक साथ साथ रहते हुए, लगभग 500 ईयर्स तक साथ साथ रहते हुए दोनों ने समन्वित संस्कृति का विकास किया, जिसे हम कहते हैं गंगा यमुनी तहजीब। गंगा यमुनी तहजीब के रूप में, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट कल्चर। सो माय स्टूडेंट्स, अब इसी के बेसिस पर और इसी बैकग्राउंड से हम लोग आ रहे हैं। ये जो कंपोजिट कल्चर है वो हर क्षेत्र में व्यक्त हुआ है। दूसरी बात आप देखते हो कि जैसे इस्लाम हिंदुस्तान से बाहर आया, इस पूरे को आप पढ़ लेना। इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान में इस्लाम के आगमन के बाद इस्लाम का भारतीयकरण हुआ, मतलब एक तरह से इस्लाम भारतीय परंपरा में रच बस गई और मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के इस्लाम से हिंदुस्तान का इस्लाम अलग हो गया। उसी तरह इस्लाम का क्षेत्रीयकरण भी हुआ है। अब गुजरात का जो मुसलमान है और बंगाल के मुसलमान है, उनका एक चीज ही नहीं रही। मैंने मुसलमान का भारतीयकरण हुआ, उसी प्रकार से मैंने हिंदू मतलब कह सकते हैं हिंदुस्तानीकरण हुआ, उसी प्रकार से क्षेत्रीयकरण भी हुआ। जैसे गुजरात के मुसलमान, बंगाल के मुसलमान, दक्षिण भारत के मुसलमान, ये सब क्षेत्रीय संस्कृति से प्रभावित हुए। और हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच आज भी अगर आपको हिंदू और मुसलमान के संयुक्त और गंगा यमुनी तहजीब समझनी है तो प्रेमचंद की कोई रचना पढ़िए। देखिए गांव में कैसी और हिंदू और मुसलमानों के बीच ऊपर के स्तर पर लोग जो लड़ाई की बात करें, तनाव की बात करें, लेकिन दोनों के बीच कैसी मतलब एक बंधुता और भाईचारा की भावना है, साथ साथ रह रहे हैं।
जैसे आप ईदगाह कहानी प्रेमचंद की पढ़ो, आप कोई भी कहानी अलगू शेख और जुम्मन चौधरी का पंच परमेश्वर पढ़ो, तो प्रेमचंद ने तो जीवन के उस भाग को जिया है। वो जिस समाज से थे उस समाज में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को गांव में देखा है कि कैसे इस तरह की चीजें हैं और किस तरह की एकता है। तो मतलब वो चीजें लोग पुस्तकों में या आपको न्यूज़पेपर में जो कॉन्फ्लिक्ट लगते हैं रियल लाइफ में नहीं लगता है। रियल लाइफ में आपको बहुत कंपोजिट कल्चर वाला अलग तरह की चीजें दिखती है। तो चलिए अब समन्वित संस्कृति में अब हम लोग आ गए संस्कृति। और संस्कृति में हम आ गए समन्वित संस्कृति अथवा गंगा यमुनी तहजीब। गंगा यमुनी तहजीब अब यहां से अब डिफरेंट फैक्टर्स को देखिए। तो जो एक फैक्टर है वो सबसे पहले है धर्म, और यह है भक्ति एवं सूफी। फिर आपको दिखेगा भाषा साहित्य, फिर आपको दिखेगा कला। जैसे देखिए ये आपको कला, और कला को भी पार्टिसिपेट करिए, सॉरी इसको डिवाइड करिए तो स्थापत्य कला, चित्रकला। अब चूंकि मतलब एक तरह से इस्लाम में आइकोनोक्लाज्म है, मतलब मूर्ति भंजक नीति है, मूर्ति पूजा नहीं, इसलिए मूर्ति कला इस काल में आपको नहीं दिखेगा। चित्रकला, हाँ हिंदू मंदिरों में तो मूर्तियां बनती थी चलती थी, लेकिन इस्लाम में नहीं था, वर्जित था। तो चित्रकला, और चित्रकला के बाद संगीत कला। तो इतना एरिया हमें करना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है भक्ति और सूफी, तो इसको आपको कवर करके चलना होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम मैंने बनाया है, फिर मैं एक बार डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा। ये डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और तब यहां से भक्ति सूफी आपको पढ़ना है। इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कबीर और नानक निर्गुण भक्ति के उदाहरण पर प्रकाश डालिए। निर्गुण भक्ति की सीमाएं, सगुण भक्ति अथवा व्यासना भक्ति, सगुण भक्ति का योगदान, असमिया कला में योगदान, भक्ति आंदोलन में महिलाओं का योगदान, सूफी आंदोलन, रहस्यवादी सिद्ध पुरुष 2014 का क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु का भक्ति आंदोलन को असाधारण नई दिशा मिली, ये क्वेश्चन पूछा है आपको। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन। Mr. Ankur, even this question should have been placed here. I have given you the hint, but you have not done it. The last one. This one. खैर इसका भी मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लोगे तो आप ऐसा करिए कि एक बार आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। मैंने मैटर सफिशिएंट आपको भेज दिया है।
भक्ति सूफी बड़ा टॉपिक है, पहले तो भक्ति आंदोलन में ही बड़ा टॉपिक है। और मैं मंडे को आप लोगों से थोड़ा छुट्टी चाहूँगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मंडे को मैं लौट नहीं पाऊंगा, तो आपका क्लास में रिज्यूम करूँगा अब ट्यूसडे को। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा, उससे मैं मैसेज भी भिजवा दूंगा आपको, है ना। तो तब तक जो मैंने मैटर भेजा है उसका स्टडी करिए। और बाकी एनसीईआरटी बुक में अगर आप भक्ति सूफी और थोड़ा पढ़ना चाहें तो आपकी 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी आपके घर में होगी। 12वीं कक्षा में 3 एनसीईआरटी हिस्ट्री की, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो मिडिवल वाला खोलिएगा तो एक टॉपिक आपका भक्ति सूफी पर होगा। वो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो आज मैं यहीं रुकता हूं, फिर आपसे मिलता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे। गुड नाइट।